गुड मॉर्निंग क्लास। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से आज हम आपको बीएस होम साइंस बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रहे हैं बाल विकास। इसमें आज हम आपको दो टॉपिक्स को लेकर चर्चा करेंगे। जो पहला टॉपिक रहेगा वो बताएगा कि प्रसव कितने प्रकार का होता है, और दूसरा टॉपिक है जो है वो प्रसव के बाद किस तरीके से एक महिला की जिसकी डिलीवरी हो चुकी है, प्रसव हो चुका है, उसकी किस तरीके से देखभाल की जाए। तो सबसे पहले हम बताते हैं प्रसव कितने प्रकार का होता है। तो जैसा कि आप फर्स्ट हेडिंग में देख रहे हैं, इसमें आपको सब बताया जाएगा कि अगर किस प्रसव से जैसे प्रसव लिखा हुआ है मैं 4 प्रकार का होता है, तो किस प्रसव से हमें क्या हानि होती है और क्या लाभ होता है, ये सब भी आपको बताया जाएगा। तो जैसा कि फर्स्ट हेडिंग हमारी लिखी हुई है बोर्ड पे, सामान्य व स्वाभाविक प्रसव, नॉर्मल एंड नेचुरल डिलीवरी जिसे कहते हैं। तो शिशु जन्म की यह प्राकृतिक और स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। जो शिशु का जन्म होता है ये एक स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये सबका इसको सामना करना ही होता है। इसमें प्रसव की 3 अवस्थाएं बारी बारी से क्रियान्वित होती हैं और सर्वप्रथम योनि मार्ग का विस्तार होता है, फिर शिशु योनि से बाहर आ जाता है और अंत में गर्भाशय संकुचन द्वारा संपूर्ण जो व्यर्थ बेकार पदार्थ होते हैं उनका वो भी गर्भाशय से होते हुए निकल जाते हैं। जब शिशु का जन्म माँ की योनि से हो, वो योनि से उसका रास्ता बने निकलने के लिए और आसानी से वो माँ की योनि से बाहर आकर प्रकृति पे आ जाए, तो इसको कहते हैं सामान्य स्वाभाविक प्रसव कहा जाता है, नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। और सामान्य प्रसव प्रक्रिया में सबसे पहले शिशु का सर बाहर आता है, फिर एक एक क्रम से उसका कंधा, फिर दूसरा कंधा, फिर धड़ और पैर बाहर आते हैं, ये कहलाती है सामान्य प्रसव। इससे लाभ ये है कि प्रसव के समय माँ तथा शिशु दोनों को अधिक कठिनाई होती है। माँ तथा शिशु का जो स्वास्थ्य जन्म के बाद ठीक रहता है, लेकिन इसमें जब शिशु का जन्म हो रहा होता है तो उस समय माँ और शिशु दोनों को बहुत कठिनाई होती है, लेकिन जन्म के बाद माँ और शिशु दोनों का स्वास्थ्य ठीक हो रहता है। बाकी प्रसूता माँ को अस्पताल या प्रसूति केंद्र में अधिक समय तक नहीं रहना पड़ता है। प्रसूता जो बच्चे को जन्म दे चुकी हो उसको कहते हैं प्रसूता। तो यदि नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो इससे एक लाभ ये है कि उससे माँ और बच्चे को ज़्यादा समय तक अस्पताल में नहीं रहना पड़ता, और जन्म के बाद शिशु तथा प्रसूता माँ की बहुत अधिक देखभाल की भी आवश्यकता नहीं होती। सामान्य प्रसव से जो बालक होते हैं उनकी वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो ये हो गए हमारा सामान्य प्रसव। अब सेकंड हेडिंग जो आप देख रहे हैं वो है उल्टा प्रसव, प्रीच डिलीवरी जिसे कहते हैं। तो जब गर्भाशय में शिशु की स्थिति उल्टी होती है, मतलब उसका सिर ऊपर और पैर नीचे की ओर होते हैं, अर्थात तथा गर्भवती को प्रसव वेदना प्रारंभ होने के कारण उसका निचला भाग और पैर पहले बाहर आते हैं तथा धड़ और सिर बाद में बाहर आते हैं, तो ऐसी प्रसव प्रक्रिया को उल्टा प्रसव कहा जाता है। सीधा प्रसव सामान्य प्रसव होता है, इसमें पहले शिशु का सिर बाहर आता, फिर कंधे बाहर आते, फिर धड़, उसके बाद पैर। लेकिन उल्टे प्रसव में शिशु उल्टा हो जाता है, घूम जाता है, उसका सिर ऊपर को और माँ की योनि से सबसे पहले शिशु का पैर आते हैं, धड़, कंधे, उसके बाद सिर बाहर आता है। तो ऐसे प्रसव को कहते हैं उल्टा प्रसव। ये प्रसव प्रक्रिया में औजारों की मदद भी ली जाती है उल्टे प्रसव में। इस प्रसव प्रक्रिया में प्रसव की तीनों अवस्थाएं योनि मार्ग, विस्तारण, शिशु निष्कासन तथा गर्भाशय व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन की सामान्य प्रसव के समान ही हो जाता है। इससे हानि ये होती है कि सामान्य प्रसव प्रक्रिया से अधिक समय लगता है। इसमें प्रसव के समय गर्भवती माँ तथा शिशु दोनों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और शिशु के प्रसव के लिए औजारों की सहायता भी इसमें लेनी पड़ती है, जो कभी कभी माँ की जनन अंगों तथा शिशु के कोमल अंगों को हानि भी पहुँचा सकती है। अब तीसरा जो प्रसव का प्रकार होता है वो औजारों व उपकरणों द्वारा प्रसव। तो जब गर्भस्थ शिशु किन्हीं कारणवश सामान्य प्रक्रिया द्वारा योनि मार्ग से खुद बाहर नहीं आ पाता और गर्भवती माँ को तेज
दर्द से पीड़ित होती है तो औजारों व उपकरणों की मदद से योनि मार्ग को चौड़ा कर शिशु को औजारों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। इसमें औजारों द्वारा प्रसव की अनेक स्थितियां होती हैं, जैसा पहले गर्भस्थ शिशु का कमज़ोर होने पर ये औजारों द्वारा प्रसव होता है, या फिर योनि मार्ग छोटा हो माँ का, या शिशु का सही स्थिति में ना होना, शिशु आड़ा है, तिरछा है, उल्टा है, इस स्थिति में हो तो औजारों द्वारा प्रसव किया जाता है। या फिर शिशु का सिर बड़ा हो या गर्भाशय संकुचन से कम हो जाने पर, मतलब दर्द गर्भवती माँ को कम हो रहा हो, या गर्भाशय पानी की थैली फट जाने पर, यदि ये अवस्थाएं होती हैं, स्थितियां आती हैं, तब जाकर औजारों द्वारा प्रसव किया जाता है। इन सभी अवस्थाओं में शिशु स्वाभाविक रूप से बाहर नहीं आ पाता और औजारों की सहायता से उसको बाहर निकालना पड़ता है। इस प्रसव से हानि ये हो सकती है कि इस प्रसव प्रक्रिया में एक तो समय बहुत अधिक लगता है, उसके साथ गर्भवती माँ तथा शिशु दोनों को बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है और प्रसव के लिए अनुभवी व योग्य बहुत चिकित्सक की आवश्यकता होती है और यह प्रसव घर पर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इस प्रसव प्रक्रिया में माँ के जनन अंगों तथा शिशु के कोमल अंगों को औजारों से हानि भी पहुँच सकती है। तो ये हो गया औजारों व उपकरणों द्वारा प्रसव। चौथा जो हमारा प्रसव का प्रकार है वो है ऑपरेशन द्वारा प्रसव। तो जब शिशु सामान्य व प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा योनि मार्ग से बाहर नहीं आ पाता तो माँ के उदर में चीरा लगाकर, मतलब जो हमारे टुंडी के नीचे की जगह होती है उदर, उसमें चीरा लगाकर शिशु को बाहर निकाला जाता है, तो उसे ऑपरेशन द्वारा प्रसव कहते हैं। इसमें हमारे नाड़ी टुंडी के नीचे और योनि मार्ग के थोड़े से ऊपर एक लंबा सा कट लगाया जाता है, उस रास्ते से शिशु को बाहर निकाला जाता है, इसको कहते हैं ऑपरेशन द्वारा प्रसव। ये अलग स्थितियों में होता है। अगर इस प्रकार की स्थिति है तब जाकर, जैसे मैं स्थिति बताती हूँ, पहली अगर योनि मार्ग छोटा हो तथा शिशु का अनुपातिक रूप से बड़ा होना, शिशु का शरीर बड़ा हो और योनि मार्ग छोटा हो, तब जाकर ऑपरेशन किया जाता है। या सामान्य प्रक्रिया द्वारा जन्म लेने पर शिशु की जान को खतरा हो, यदि आप सामान्य डिलीवरी उसकी हो रही है और शिशु की जान को खतरा है, तब ये ऑपरेशन द्वारा प्रसव कर सकते हैं। या गर्भ में शिशु की स्थिति सामान्य नहीं है, या गर्भ में शिशु की मृत्यु हो गई है, या फिर गर्भाशय संकुचन का कम होना, या फिर माँ को दर्द कम हो रहा है, ऐसी स्थिति में ऑपरेशन द्वारा प्रसव किया जा सकता। अब ये इससे हानि क्या होती है, तो इस ऑपरेशन द्वारा प्रसव में इसमें धन, पैसा और समय दोनों ही लगते हैं और यह प्रसव घर पर नहीं किया जा सकता और प्रसूता को अधिक समय तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। शिशु जन्म के बाद प्रसूति और नवजात दोनों की बहुत देखभाल की आवश्यकता होती है और ऑपरेशन द्वारा प्रसव के बाद गर्भाशय को अपने सामान्य आकार में आने में बहुत अधिक समय लगता है और ऑपरेशन के कारण प्रसूति को अधिक आराम की भी आवश्यकता होती है। तो ये हो गए हमारे प्रसव के प्रकार। आइए अब हम जानते हैं कि प्रसव के बाद क्या क्या देखभाल होनी चाहिए प्रसूति की। प्रसूति वो जो माँ को बच्चे को जन्म दे चुकी हो उसको कहते हैं प्रसूति, और जिसको जो बच्चा माँ के गर्भ के अंदर है उसको कहते हैं गर्भवती। तो इसमें बताया जाएगा कि प्रसूति की किस तरीके से देखभाल की जाए प्रसव के बाद। तो जैसे से फर्स्ट हेडिंग हमारी लिखी हुई है नाड़ी की गति। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि शिशु जन्म के बाद गर्भवती को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए और शारीरिक कष्ट बीत जाने के बाद वह इतनी कमज़ोर हो जाती कि थोड़ी सी भी असावधानी उसके लिए घातक हो सकती है। तो उसका अलग अलग तरीके से ध्यान रखना चाहिए। पहला है जैसा कि नाड़ी की गति। तो प्रसूति के बाद, डिलीवरी के बाद प्रथम 2 घंटों तक प्रत्येक आधा घंटे बाद और नाड़ी की गति नोट करते रहना चाहिए। फिर हर रोज़ दिन में 2 बार निर्धारित एक समय फिक्स कर लिया जाए, तो उस समय पर नाड़ी की गति देखी जाए और प्रसव के बाद 24 घंटे से 48 घंटे बाद नाड़ी की दर सामान्य हो जाती है और सामान्य दर 60 से 80 प्रति मिनट होती है।
यह दर 100 प्रति मिनट से अधिक हो तो इसकी सूचना डॉक्टर को देनी चाहिए। और नाड़ी की दर में वृद्धि हो, नाड़ी तेज हो रही है या फिर बुखार है या फिर संक्रमण, रक्तस्राव या अन्य किसी कारण से हो सकती है, इस कारण की तुरंत जांच करके उपयुक्त निदान करवाना चाहिए। दूसरा है इसकी देखभाल में तापमान। तो प्रसूति के बाद तापमान को भी प्रतिदिन रिकॉर्ड करना चाहिए। प्रसूति के 24 घंटों के बाद तापमान उसका सामान्य 98.4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यदि इस अवधि के बाद भी तापमान सामान्य नहीं है तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तीसरा है इसमें योनि स्राव। तो प्रसूति के डिलीवरी के बाद शुरुआत में 3 से 4 दिनों तक योनि से लाल रंग का पदार्थ निकलता रहता है, इसे लाल सूतिका स्राव कहते हैं। धीरे धीरे यह भूरा, पीला और सफ़ेद हो जाता है, जिसे लोचिया सीरोसा कहते हैं। अंत में यह सफ़ेद हो जाता है, जिसे सफ़ेद सूतिका स्राव कहते हैं। यह सूतिका स्राव गंध युक्त हो तो चिकित्सक को दिखाना चाहिए। यदि इस स्राव से गंध आ रही है तो चिकित्सक को दिखा देना चाहिए। चौथा है जनन अंगों की स्वच्छता। तो प्रसूता को स्वयं भी अपने जनन अंगों को साफ रखना चाहिए। प्रतिदिन डिटॉल के घोल में भीगे हुए स्पंज से अपने जनन अंगों को साफ करना चाहिए और मूत्र त्याग के बाद डिटॉल के घोल का प्रयोग करना चाहिए। साफ और विसंक्रमित पैड्स का प्रयोग करना चाहिए। यदि टाँके हों तो उन पर एंटीसेप्टिक दवा भी लगा लेनी चाहिए। नेक्स्ट है इसका मूत्र त्याग संबंधी देखभाल। तो प्रसूति माँ को प्रत्येक 7 से 8 घंटे में मूत्र त्याग की सलाह देनी चाहिए। यदि उसे मूत्र त्याग करने में कठिनाई हो तो बेड पैन दंकर मूत्र त्याग के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि फिर भी मूत्र त्याग ना हो तो गर्म और ठंडा पानी हर बारी से उस पर डालना चाहिए, इससे मूत्र त्याग में सहायता मिलती है। यदि फिर भी मूत्र त्याग ना हो तो कैडिथर लगवा लेना चाहिए, मतलब उसकी नली डलती है बाथरूम की वो। तो ये हो गए मूत्र त्याग संबंधी देखभाल। अब आइए हम बताते हैं स्तनपान संबंधी देखभाल क्या है। तो शिशु के जन्म के बाद 6 घंटे बाद से ही शिशु को माँ के दूध की आवश्यक स्तनपान करवा देना चाहिए, माँ का दूध पिलवा देना चाहिए। और स्तनपान से शिशु बाहरी संक्रमण से भी बचा रहता है तथा गर्भाशय की मांसपेशियों का संकुचन होता है, जिससे गर्भाशय शीघ्रता से अपने पूर्व आकार में आने लगता है। शिशु को स्तनपान कराने के लिए स्तनों की पर्याप्त देखभाल करनी चाहिए और प्रत्येक बार स्तनपान कराने के बाद जो बोरिक पाउडर के घोल से निपल्स और स्तनों के अगल बगल के भाग की सफाई कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है इसकी हेडिंग आहार। तो आहार शिशु जन्म के बाद स्तनपान कराने वाली माँ के आहार पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। ये होता है कि जब शिशु का जन्म होता है तो उस समय उसको पौष्टिक तत्वों की बहुत आवश्यकता होती है। वो इसलिए क्योंकि उसके वृद्धि विकास के लिए, शरीर की वृद्धि विकास के लिए। और शिशु हम बाहरी चीज़ों से तो हम उसको खिला नहीं सकते, तो शिशु खाता है जो माँ खाती है। दूध के द्वारा शिशु को पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति होती है। तो माँ के आहार का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि यदि माँ खाने में क्या ले रही है, भरपूर पौष्टिक तत्व ले रही है या नहीं। तो पौष्टिक तत्वों का पूरी तरह उसके आहार में ध्यान रखना चाहिए कि अगर माँ स्वस्थ होगी तभी माँ का दूध स्वस्थ निकलेगा और शिशु भी स्वस्थ होगा। ऐसे में जब अंडा, खिचड़ी, दलिया, सूखे मेवे, दालें, इनका प्रयोग ये सब चीज़ें माँ को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देनी चाहिए। अब लास्ट हेडिंग है हमारी इसमें देखभाल में व्यायाम। तो 9 महीने तक धीरे धीरे गर्भाशय में शिशु के बढ़ने से गर्भाशय की जो मांसपेशियां होती हैं वो ढीली हो जाती हैं और फैल जाती हैं।
अतः शरीर को पूरी अपूर्व अवस्था पहले जैसी अवस्था के समान करने के लिए प्रसूति को प्रसव के बाद व्यायाम करना चाहिए। जो स्त्रियां प्रसव के बाद बहुत अधिक कमज़ोर हों उन्हें चिकित्सक के परामर्शानुसार व्यायाम करवाना चाहिए, लेकिन जिनका सामान्य प्रसव हुआ है और स्त्रियां अधिक कमज़ोर नहीं हैं तो प्रतिदिन व्यायाम कर सकती हैं, जिससे उनकी बॉडी जो होती है वो पहले की तरह मेंटेन हो जाए। तो ये हो गए हमारे प्रसव की देखभाल, प्रसव के प्रकार। इसके साथ हमारे ये चैप्टर यहीं क्लोज होता है। न्यू चैप्टर न्यू वीडियो में हम न्यू चैप्टर लेके आएंगे जो होगा शिशु आगमन की तैयारी और प्रसवकालीन आयोजन।